उत्तर प्रदेश के झांसी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा, बुंदेलखंड पर सरकार की खास नजर है। आने वाले वक्त में यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। वो दिन दूर नहीं जब उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। दरअसल शनिवार को बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से अमर उजाला की ओर से आयोजित एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा, कृषि के बाद सबसे ज्यादा 2 करोड़ रोजगार एमएसएमई सेक्टर से मिल रहा है। सरकार ने अलग से एमएसएमई पॉलिसी बनाई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही ODOP2 लाया जाएगा। लोन सीमा 5 करोड़ करने के साथ सब्सिडी रकम 50 लाख रुपए करने की योजना है और इसे जल्द कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। विभिन्न विभागों से एनओसी लेने में उद्यमियों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने 1000 दिन के ग्रेस पीरियड नीति लागू की। अब उद्यमी तुरंत कारोबार शुरू कर सकते हैं। एनओसी लेने में उनको इतने दिन का ग्रेस टाइम मिलेगा। छोटे औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर चर्चा करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से 100 एकड़ जमीन पर यह विकसित होगा। दरअसल 31 अक्टूबर के पहले कानपुर, औरैया, इटावा, कन्नौज, रायबरेली समेत 12 जनपदों से ये आरंभ होगा। नई निर्यात नीति तैयार हो रही है। बीडा के भविष्य पर चर्चा करते हुए कबीना मंत्री ने कहा, ये सरकार के मुख्य एजेंडे में है। इसका काम तेजी से बढ़ रहा है। अगले विधानसभा चुनाव से इसका स्वरूप जमीन पर नजर आएगा। बुंदेलखंड में विकसित हो रहे फार्मा पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, प्लस पार्क के जरिए रोजगार के नए साधन तैयार होंगे। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने उद्यमियों की परेशानियों को दूर करने में अमर उजाला के प्रयास को भी सराहना की। उन्होंने कहा, कानपुर में प्लेस पार्क को विकसित करने में आड़े आ रही तकनीकी दिक्कतों की बात अमर उजाला के जरिए मालूम चली। सरकार ने इस पर नीति बनाकर परेशानी दूर की है। इसी तरह नामांतरण शुल्क की विसंगति भी अमर उजाला के पहल पर दूर हुई। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने मध्य प्रदेश की ओर जा रहे तमाम उद्योगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां सस्ती जमीन है, इस वजह से उद्योग वहां जा रहे हैं। बुंदेलखंड में जो उद्यमी आएगा उसको भी सस्ती जमीन सरकार दिलाएगी। इसके लिए सरकार ने नई नीति बनाई है और इसके तहत बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर से कम दाम में जमीन दी जाएगी, जबकि पश्चिम में यूपी में 2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक पैसा देना होगा। पूरा एक अलग शहर होगा, वहाँ उद्योग भी होंगे, रेजिडेंशियल भी होंगे, होटल भी होगा, वहाँ पर एयरपोर्ट भी होगा। सब कुछ बीडा में की सोच है कि एक, चूंकि इस क्षेत्र में जगह उपलब्ध है, पूरे देश के उद्यमियों को आमंत्रण की भी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आवे और हर जगह हर मीटिंग पर इस बात को कहा भी जाता है और लोग उस पर तैयार है। जैसे आपका ये जो फार्मा पार्क है, इस पर भी काम आगे बढ़ चुका है। जो अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया, जो डिफेंस कॉरिडोर है, विधायक जवाहरलाल जी ने इस पर बात रखी। डिफेंस कॉरिडोर हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, तो बुंदेलखंड की तरफ सरकार की नज़र है। अब बुंदेलखंड के लोग जो काम ढूंढने के लिए इधर उधर जाते थे, उनको इसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगातार यहाँ प्लज पार्क की बात, 3 प्लज पार्क, और प्लज पार्क में एक बड़ी पेच थी, हमें समझ में, आप हमें आज फ़ोन किया था उन्होंने, जो एक प्लज पार्क में वहाँ सड़क की दिक्कत थी। अनिल अवस्थी जी ने बताया तो सड़क भी वहाँ बन गई। और एक दिक्कत उसमें आ रही थी, लगातार वो कह रहे थे कि स्टैंप विभाग प्लज पार्क के अंदर 18 मीटर चौड़ी सड़क के हिसाब से वो वैल्यू जोड़ रहा था। जब ये बात हम लोगों ने स्टैंप मंत्री जायसवाल जी को भी बुलाया, उनके प्रमुख सचिव कई बार बैठक की, मानने के लिए तैयार नहीं। फिर एक अंतिम में अभी बैठक हुई है, उसमें समस्या का समाधान हो गया है। पहले तो उन्होंने कहा डीएम पर डाल देते हैं, क्योंकि डीएम सर्किल रेट तय करेंगे। हालांकि स्टैंप ड्यूटी फ्री है। आप प्लज पार्क में जब रजिस्ट्री कराएंगे तो स्टैंप नहीं पड़ना, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से लोगों को दिक्कत आ रही थी कि साहब ये वैल्यू तो जुड़ जाएगी, भले स्टैंप ड्यूटी सरकार दे रही है, तो हमें इसमें दिक्कत होगी, टैक्स में दिक्कत होगी। अब उसका समाधान हो गया है कि प्लज पार्क के अंदर कोई सड़क वाला वो नहीं होगा कि 18 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर कार्नर, ये चार्ज नहीं लगेंगे। प्लज पार्क के अंदर एक समान उसकी वैल्यू जोड़ी जाएगी। जो यहाँ बिक्री में बाधक था, जो हमारे एक प्लज पार्क डेवलप करता थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे। उस समस्या का समाधान भी हफ्ते भर पहले हुआ है। आप हैं यहाँ पर, और इस समस्या का समाधान हो गया। आपको अभी मैं 3-4 दिन पहले, जब अभी मैं बैठा था सारे अधिकारियों के साथ,
तो आपके जो ACS स्टैंप हैं उन्होंने कहा सब पूरे प्रदेश के जनपदों में हमने ऑर्डर भेज दिया। तो इस पर बैठ के बात कर लेंगे, अगर कहीं अड़चन होगी। कमिश्नर साहब बैठे हैं। एक और अमर उजाला परिवार के ही लोगों को श्रेय जाता। मैं कानपुर में था तो इन्होंने सवाल उठाया, उसमें सुझाव आया हमारे उद्यमियों ने कहा कि साहब वो कोई भी इंडस्ट्रियल प्लाट हो, रेजिडेंशियल प्लाट हो, उसमें अगर वो दूसरा व्यक्ति खरीद करता तो खरीदने के बाद नगर निगम नामांतरण में स्टैंप ड्यूटी का 1% चार्ज ले लेता है। तो ये बात हम लोगों ने पता की भाई कि 1% नगर निगम क्यों ले लेगा नाम चढ़ाने में। भाई स्टैंप वो दे रहा है, स्टैंप दे करके वो दूसरा मालिक हो गया, कोई बात नहीं, तो नगर निगम क्यों लेगा। जब ये पता हुआ तो हमारे यहाँ पनकी में तमाम इस तरह के लोगों ने प्रमाण पत्र दिया। वहाँ पर कमिश्नर से लेकर सारे अधिकारी मंच पे, जैसे आपके यहाँ बैठे वैसे वहाँ पर हमारे अधिकारी थे। हम लोगों ने इस पर फैसला लिया और इस पर भी अब ये आदेश पूरे प्रदेश के नगर आयुक्तों को चला गया है कि वो अपने अपने, क्योंकि जब हमने बात की तो बोले साहब बोर्ड की बैठक हुई, ऑटोनॉमस बॉडी है, हमारे मेयर साहब ने तय कर दिया कि इतना लेना है तो हम ले रहे थे। लेकिन अब शासन का आदेश आ गया है कि आप ये टैक्स 1% नहीं लेंगे, साधारण 5% में ही, मतलब 5,000 रुपये पर ही इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये भी आपने जो आपके कॉन्क्लेव की पहल थी, इस पर आदेश अभी हमने कमिश्नर साहब से पूछा तो इन्होंने बताया कि नहीं आ गया है, झांसी में हम अपने नगर निगम की बैठक करके ये आदेश निकाल देंगे। शासन जो भी आपका कितनी सहूलियत दी जा सकती है इस पर सरकार पूरा ध्यान रख रही है। आप इसी तरह भी हमारे कुछ लोगों ने, स्टोन क्रेशर के लोगों ने अपनी बात रखी कि साहब ये यहाँ से जा रहा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ बुंदेलखंड की तरफ कुछ विद्युत में भी रियायत है और कुछ और रियायत होगी, तो ये बात आ रही है। इस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, इस पर क्या सरकार कर सकती है स्टोन क्रेशर के लोगों को, कि जो उनको और क्या सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि MSME का पार्ट है ये हमारे विभाग से। हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस उद्योग पर अभी तक कोई इस तरह की समीक्षा नहीं की, लेकिन आज ये विषय आया है। जो और सुझाव आपके द्वारा दिए जाएंगे वो आएंगे। हालांकि हमने अमर उजाला परिवार से कहा है कि 12 जगह जो आपके ये कॉन्क्लेव होंगे, इनमें जो सुझाव आए, और इसके बाद क्योंकि भारत मंडपम में आपका अक्टूबर में बड़ा कार्यक्रम होना है, लेकिन प्रदेश लेवल के जो सुझाव आए वो हम लोगों को आप दीजिएगा, तो हम बैठ करके अपने अधिकारियों से चर्चा करके इसमें क्या हम और उद्यमियों के लिए कर सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। CM युवा जो स्कीम है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक क्रांतिकारी स्कीम है बेरोजगार युवकों के लिए। बस हमको क्या है कि इसमें थोड़ा सा जानकारी की अभाव की वजह से समय ज़्यादा लग जाता है। 5 लाख तक का लोन होना है जी। ब्याज का पैसा सरकार देती है। इसके अलावा आपको 10% सब्सिडी भी देती है जी। हमको सिर्फ इस स्कीम में लोगों से 4 चीज़ चाहिए होते हैं। अगर वो 4 चीज़ें हमको एक बार में मिल जाती है तो हम वो लोन 2 दिन में करते हैं जी। सबसे पहले लाभार्थी का उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो काम वो करना चाहता है उस काम के उसके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए ठीक। दूसरा, वो काम जहाँ करेगा उस जगह के बारे में वो उस जगह उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसका कुछ कानूनी होना चाहिए। जैसे आप अपने घर में करते हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कहीं किराए पे कर रहे हैं तो आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और कम से कम रेंट एग्रीमेंट इतने पीरियड का हो उतने देर में आपकी दुकान जितना लोन कवर हो सके। इसके अलावा हम कस्टमर से कुछ नहीं मांगते। एक चीज़ और कि जो आप सामान लेना चाहते हैं आपको उसका कोटेशन लेकर आना होता है। अब इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत ये आती है कि उसने पहले कोटेशन दिया जी, हमने लोन सैंक्शन कर दिया उसको। अब वो कहता साहब हमको सामान ये नहीं ये लेना, हमको इसने इस दुकान से लेना है जी। अब उस दिक्कत में हमको अपना एस्टिमेट फिर से रिवाइज करना पड़ता है, नया लोन सैंक्शन करना पड़ता है जी। दूसरी दिक्कत ये आती है कि हमने उसको सामान 4 लाख का उसने टर्म लोन के लिए अप्लाई किया, हमने 4 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया। अब वो वेंडर बदल देता है, दुकानदार बदल देता है, तो इससे बैंक को दिक्कत होती है। बिल्कुल। जितने हमारे यहाँ MOU झांसी के अंदर 101 MOU जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, बाकी डाटा मेरे फ़ोन में, आप कहेंगे तो एग्जैक्ट रुपए पैसे में पढ़ के बता दूंगा। तो ये जो मटेरियलाइज कर गए तो ये इतने तो और जिलों में MOU ही नहीं हुए। पूरे यूपी में सबसे नीचे कौन है MOU जहां मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर। जबकि आप सब जानते हैं
कि गौतम बुद्ध नगर या ग्रेट नोएडा एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है सबसे ज्यादा है। तो अगर रैंकिंग में क्या है, वो सबसे नीचे है। क्यों? नंबर ऑफ एमओयूज ज्यादा हुए, मटेरियलाइज थोड़े हुए, धीरे धीरे मटेरियलाइज और हो रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अब एक सजेशन मैं दे दूं, अगर आप कहें समय हो तो। मैंने अपने विभाग को लिखा, इन्वेस्ट यूपी को लिखा अभी इसमें जो है एक आधारभूत समस्या क्या आती है एमएसएमईज के सामने। आज एमएसएमई के लिए कॉन्क्लेव है तो बोलना भी जरूरी है। मैं ऑफिसर हूं, मैं देखता हूं कि वो प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हर बैंक का फॉर्म अलग एमएसएमई लोन का, हर बैंक का ब्याज अलग एमएसएमई लोन का, फिर हर बैंक का कोलेटरल अलग। तो एक रूपता ही नहीं है, एक रूपता होनी चाहिए। सिस्टम आप सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं, अधिकारियों को तो बांध दिया, हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, हमें तो टाइमलाइन दे रखी है। बैंक पे क्या नियम है आपका? तो इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है, सबसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है तो वो लेबर के इश्यूज आते हैं। ज़्यादातर कोई लेबर की प्रोटेस्ट होती है या लेबर का कोई ना कोई इशू आता है तो उस समय पुलिस का रोल होता है। तो और उसके बाद लेबर लॉज का इन्फोर्समेंट से लेकर के हम लोग जो है उसमें बीच में इंटरवेंशन करते हैं और जो सही चीज़ होती है उसको करवाते हैं। जैसे कई बार कोई लेबर की डेथ होगी तो उसको लेकर के बहुत बड़ा एक इशू लॉ एंड ऑर्डर का उसमें आता है, तो उसको लेकर के ऑलरेडी वी विल प्लान समथिंग आउट। और जैसा कि आपने बीडा की बात की है तो उसमें ऑलरेडी देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑल्सो। तो एक डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इफ़ द इंडस्ट्रियल एरिया इज़ नॉट दैट बिग देन वी कैन एटलीस्ट प्लान फॉर अ चौकी प्रभारी वो डेडिकेटेड उस इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए रहे तो उनको उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की भी पता रहती है और एटलीस्ट ही विल बी वेल अवेयर कि वहाँ के पदाधिकारी कौन है और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो पाता है। अगर एक डेडिकेटेड पुलिस चौकी है, डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन, अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है गीडा की तरह तो एक पुलिस स्टेशन, अदरवाइज इफ इट्स स्कैटर्ड टाइप ऑफ एरिया देन वी कैन एटलीस्ट हैव अ डेडिकेटेड चौकी प्रभारी और अ चौकी विद अ डेडिकेटेड स्टाफ एट दैट। क्या अगर आप अपना उद्योग स्थापित कर सके 1000 से 87 हेक्टेयर कम से कम वहाँ जमीन सरकार ने अधिकृत कर ली है और पिछले दिनों रहा होगा जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन आज वहाँ पर कहीं किसी तरह का कोई ना खेती का है ना किसी का कोई स्टेप है। सीधा और सीधा सरकार वहाँ पर उद्योग धंधे लगाने के लिए अभी हमने शिकायत भी की थी गाँव वालों की, लेकिन लगातार अधिकारी इस पर आदरणीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब, पूरा प्रशासन लगा हुआ कैसे हमारे उद्योग जगत के लोग वहाँ पहुँचे। और हम समझते हैं कि ये वास्तव में 2500 वर्ष पुराना हमारा जो इतिहास था, पहला भक्त की नगरी थी, आज हमें लगता है बीना तक जो पुराना बसा हुआ था आज उसी में लोग कह रहे हैं कि वास्तव में ये उसी तरह का विकास होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सोच बुंदेलखंड को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने की है। उसी क्रम में आवश्यकता है हमारी कि हम हवाई मार्ग से भी झांसी जुड़ पाए। पिछले हम लोग कई वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के ध्यान में ये विषय लाते रहे। पूर्व में जब झांसी में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था उस समय भी हवाई अड्डे की चर्चा उनके सामने हुई थी। हवाई अड्डे को लेकर के जो कांग्रेस की सरकार से जब झांसी से केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठा करते तब से ये विषय, लेकिन आज तक वास्तविकता ये कि हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। रीजनल कनेक्टिविटी की उड़ान योजना के तहत झांसी में हवाई पट्टी की बात हुई थी, उसमें हम लोगों ने बड़ा एक्सप्लोर किया और हवाई अड्डा पहले से जो हवाई अड्डा वर्तमान में सेना के पास उसके एक्सपेंशन की बात थी उसका प्लान बन के गया, लेकिन हम वहाँ तक पट्टी नहीं बढ़ा पा रहे थे जितनी हमको आवश्यकता थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।